हेलो प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की हिंदी की बुक है जिसका पाठ 12 है पानी की कहानी। इसके क्वेश्चन आंसर हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दिया है बच्चों पाठ से का पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। तो उत्तर है, लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी के पास मिली, जो अचानक ही उसके हाथ पर पकड़कर कलाई पर आ गई थी। हाथ पर पड़कर, ठीक है, हाथ पर पड़कर कहाँ आ गई थी, कलाई पर आ गई थी। प्रश्न क्रमांक 2 है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। उत्तर है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने बड़ी निर्दयता से आनंद पूर्वक घूमने वाली बूंद बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। मतलब पेड़ जो होते हैं वो पानी को खींच लेते हैं, इसलिए उसको अपनी ओर खींच लिया। परिणाम स्वरूप पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए वह 3 दिन तक परेशानी में रही। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या पुरखा क्यों कहा है। उत्तर लिखिए। तो उत्तर है इसका, पानी यानी बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज या पुरखा कहा है क्योंकि जल कण में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही मिश्रण होता है। अब पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है बच्चों, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है। उत्तर है, पानी का जन्म कैसे हुआ। अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन को बोलते हैं बच्चों हाइड्रोजन, ठीक है, और ओसजन को बोलते हैं ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक क्रिया हुई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रासायनिक क्रिया हुई। इन दोनों गैसों ने आपस में मिलकर भाप या बाष्प का रूप धारण कर लिया, फिर ये भाप बन गए। ठीक है। वह भाप गर्म पृथ्वी के चारों ओर घूमती रही। इसी भाप के अत्यधिक ठंडे से ठोस बर्फ, मतलब यही जो भाप है ना, अत्यधिक ठंडी हुई तो क्या बन गई, बर्फ बन गई, और बर्फ के पिघलने से पानी का जन्म हुआ। ठीक है। पानी की जीवन यात्रा। पानी वायुमंडल में पहले जल बाष्प के रूप में विद्यमान था। जो पानी था पहले, जो वायुमंडल में, हमारा जो ऊपर का वायुमंडल है, वहाँ पे ये जल बाष्प यानी कि भाप के रूप में था। ठीक है। वह बाष्प ठंडी होकर हिमपात के रूप में, अब ये जो बाष्प थी वो ठंडी होकर किस में बदल गई, हिमपात यानी बर्फ में, पहाड़ों के शिखर पर जम गई। कुछ समय बाद एक दिन अचानक नीचे की ओर बर्फ के खिसकने के कारण यह बर्फ सागर में पहुंच गई, जहां गर्म धारा के संपर्क में आकर यह पिघली। फिर क्या हुआ, वहां पे गर्म धारा के संपर्क में ही आई और समुद्र के जल में मिल गई। यह पानी समुद्र की गहराई में समा गया। फिर यही पानी ज्वालामुखी के लावों के साथ बाहर आया और जलवाष्प के रूप में पुनः वायुमंडल में पहुंचा। वहां से वह वर्षा के रूप में नदियों में आया। नदियों में आया पानी नलों में पहुंचा। नलों में से यह पानी टपककर जमीन में समा गया। ठीक है। वह पानी वृक्षों की जड़ों में अवशोषित होकर वृक्षों की पत्तियों से उत्सर्जित होकर पुनः वायुमंडल में मिल गया। इस तरह से आप इसका आंसर लिख लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, कहानी के अंत और प्रारंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही है। उत्तर है, कहानी अंत में और प्रारंभ के हिस्से को पढ़ने से पता चलता है कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। पाठ से आगे इसके क्वेश्चन देखते हैं। जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी की तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई है। उसका उत्तर है, धरती पर नदियाँ, झीलें, तालाबों, समुद्रों आदि में से जो जल है वही जल सूर्य की गर्मी से टपकर बाष्प के रूप में उड़कर वायुमंडल में चले जाता है। मतलब जो इन नदियों में, झीलों में, तालाबों में जो पानी होता है ना बच्चों, वो सूर्य की गर्मी से तपकर मतलब भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है। और वो कहाँ चले जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। यही जल बाष्प ठंडी होकर वर्षा के रूप में बरसती है। फिर जो ये भाप होती है वह ठंडी हो जाती है और फिर ये वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाती है और पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जम जाती है। यही बर्फ धीरे धीरे पिघलकर जल बन जाती है
और बहकर नदियों और सागरों में आ जाती है और यही जल चक्र कहलाता है। ठीक है। कहानी में लेखक द्वारा विस्तार से बताई कुछ बातें इस प्रकार हैं। बर्फ के टुकड़ों का सागर की गर्म धारा में पिघलना, सागर की गहराई में बूंद का जाना, फिर बाष्प के रूप में बूंद का ज्वालामुखी विस्फोट के साथ बाहर आना, जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचना। ठीक है। पानी कौन अवशोषित करती है? जड़ें ही अवशोषित करती हैं। बाष्प बनना आदि के रूप में पानी का विस्तार से वर्णन किया गया है। तो बच्चों इस प्रकार ये चैप्टर यही होता है समाप्त। उम्मीद करती हूँ मैं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।